कि नेस्टेड ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ ट्राई कैच ब्लॉक इज प्रेजेंट इनसाइड अनदर ट्राई कैच ब्लॉक, मतलब जो अभी तक हमने ट्राई कैच ब्लॉक लिखे थे, अगर उन्हीं ट्राई कैच ब्लॉक को हम अदर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, मतलब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हम ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिखते हैं तो उनको हम बोलेंगे ये नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ ट्राई कैच ब्लॉक इज प्रेजेंट इनसाइड अनदर ट्राई कैच ब्लॉक देन इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड ट्राई कैच। वी कैन राइट अ ट्राई कैच और फाइनली इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हम किसी भी ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक ये सारे लिख सकते हैं और कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने टेस्ट क्लास ली, मेन मेथड लिया, एक वेरिएबल लिया, हमने एक ट्राई ब्लॉक लिखा। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राई ब्लॉक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे। और इस ट्राई ब्लॉक का कैच ब्लॉक ये रहा, ये कैच ब्लॉक, सॉरी, यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला ट्राई ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राई ब्लॉक है इसका कैच ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, और फाइनली ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। बट हम कह रहे हैं कि नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्राई ब्लॉक है, ये वाला ट्राई ब्लॉक, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर भी हम ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं। जैसे इस ये वाला जो ट्राई ब्लॉक है इसका कैच ब्लॉक ये है, फाइनली ब्लॉक ये है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर भी हम एक और ट्राई ब्लॉक लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये ट्राई ब्लॉक है जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये इनर ट्राई ब्लॉक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। इस ट्राई ब्लॉक का कैच ब्लॉक ये है। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, और फाइनली ब्लॉक ये है और यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये जो ट्राई ब्लॉक है, ये जो कैच ब्लॉक है और ये जो फाइनली ब्लॉक है, इसको क्या बोलेंगे, इनर ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक। क्यों बोलेंगे इनर, इनर का मतलब होता है अंदर। तो ये जो तीनों ब्लॉक हैं वो हमारे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर है, इसलिए इनको हम ट्राई कैच और फाइनली इन ए वाले ब्लॉकों को बोलेंगे इनसाइड ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, और ऐसे ही हम कैच ब्लॉक के अंदर भी, जैसे हमने ये जो ट्राई ब्लॉक है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने ट्राई कैच और फाइनली लिखा है, हम कैच ब्लॉक के अंदर भी ट्राई कैच और फाइनली लिख सकते हैं। हम इस ट्राई, जो इनर ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर फिर से ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। मतलब ये है किसी भी ट्राई ब्लॉक के अंदर कितने भी ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं, किसी भी कैच ब्लॉक के अंदर कितने भी ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं। हेलो, और किसी भी फाइनली ब्लॉक के अंदर भी हम कितने भी ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, सारा कुछ हटा देते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक ट्राई ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, ये इस ट्राई ब्लॉक में हम पहले क्या लिख रहे हैं, इसका आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर ट्राई ब्लॉक। ठीक है, और इस ट्राई ब्लॉक का हमने कैच लिखा, कैच ब्लॉक। इसमें हमने एक्सेप्शन हैंडल की, इसमें क्या लिखा, आउटर ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ठीक, और हमने एक फाइनली ब्लॉक लिखा, आउटर
फाइनली ब्लॉक। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राई ब्लॉक है ये वाला, इसके अंदर हम फिर से ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक लिखेंगे। तो उस ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक को बोलेंगे क्या, इनर ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, इस कैच ब्लॉक के अंदर भी हम फिर से ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इनर ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक। और फाइनली ब्लॉक के अंदर भी हम अपना ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से एक और ट्राई ब्लॉक लिखते हैं, ट्राई, और इसमें हमने मैसेज इनर ट्राई ब्लॉक। यहाँ पे हम कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद कैच ब्लॉक लिखा और ये इनर ब्लॉक है, इनर ट्राई ब्लॉक। ठीक है, इनर, ठीक है। अब इनर ट्राई ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया 10, उसको हम डिवाइड करते हैं पहले 5 से, सॉरी आई को 5 से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, बताएगा कोई, क्या आउटपुट आएगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो क्या आउटपुट आएगा? दीपा, हाँ जी सर। क्या सर आउटपुट? सबसे पहले तो हाँ, ट्राई ब्लॉक का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या सा, फिर ये वाला? आउटर ट्राई ब्लॉक, हाँ ओके, सर। मतलब पहले नंबर पे ये, और फिर फिर हाँ, फिर सेकंड नंबर पर जाएगा 8 नंबर लाइन पर, ट्राई इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर ओके, इनर ट्राई ब्लॉक। ओके, ठीक है, और फिर ये सेकंड वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये वाली को, हाँ, हाँ सर। ठीक है, 3 नंबर। फिर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो ये डायरेक्ट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो ये डायरेक्ट कैच ब्लॉक में भी नहीं जाएगा सर, अंदर वाले में। और फिर फाइनल ब्लॉक को प्रिंट करेगा, कौन से वाले फाइनल को? और 49 नंबर को। ये वाला। हाँ, हाँ, और फिर इसमें सर अब ये 21 वाले को प्रिंट करेगा, ठीक, फाइनल ब्लॉक को। हाँ ठीक। तो इनने बताया, दीपा ने, कि पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये, और फिर ये। अच्छा, और कोई बताएगा कि क्या ये सही है या कुछ और चेंज होगा? कोई और बताएगा कि इसमें यही ऑर्डर चलेगा या कुछ ऑर्डर चेंज होगा? समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ नरेश। देखो, ठीक है, तो हमने इसको रन किया, तो सबसे पहले कहाँ कंट्रोल गया, पहले इसको प्रिंट किया, पहले इस ट्राई ब्लॉक में आया, किसमें, आउटर ट्राई ब्लॉक में आएगा, वहाँ पे उसने प्रिंट किया आउटर ट्राई ब्लॉक, तो आउटर ट्राई ब्लॉक प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई एरर नहीं आई तो अंदर आया, अंदर किस में आएगा, इनर ट्राई ब्लॉक में। इनर ट्राई ब्लॉक में ये मैसेज डाला हमने, इसको प्रिंट करेगा इनर ट्राई ब्लॉक। उसके बाद हमने आई को 5 से डिवाइड किया है, तो 2 प्रिंट कर दिया। अब चूंकि इस इनर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं आई, तो इनर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब एक्सेप्शन आती है। तो इनर ट्राई ब्लॉक सीधा सा इस ट्राई ब्लॉक का ये कैच है, तो इस ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आई, तो इस कैच ब्लॉक में कोई ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट हमें पता है कि जब भी ट्राई ब्लॉक होता है और उसके साथ का फाइनली ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये जो ट्राई ब्लॉक है, इसका फाइनली ब्लॉक ये रहा, इस ट्राई का ये फाइनली ब्लॉक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा इनर फाइनली ब्लॉक, तो इनर फाइनली ब्लॉक हो गया। अब चूंकि आउटर ट्राई ब्लॉक जो हमारा ये था, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो जब आउटर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो आउटर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा।
बट आउटर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ओके, चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आउटर ट्राई ब्लॉक लेते हैं और इसमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, आई डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, अब मेरे को बताओ आउटपुट अब क्या होगा। हर्ष आप बताओ पहले, अभी अब आउटपुट में क्या चेंज आएगा? हर्ष यस सर। आउटपुट बताओ। एक मिनट सर, मैं सोच के बता। हाँ हाँ, आप बताओ दीपा तब तक, अब क्या होगा आउटपुट इसका? सर अब जो आउटर ट्राई ब्लॉक है ना, वो पहले मतलब आउटर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हाँ हाँ, और फिर उसका सेकंड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा सर, लाइन नंबर 7 वाला। हाँ, और फिर उसके बाद में सर जी आउटर कैच बॉक्स के पास जाएगा, ब्लॉक के पास जाएगा, मतलब लाइन नंबर 9 20। हाँ मतलब 20। प्रिंट ये और फिर क्या? फाइन। हाँ, हाँ सर, प्रिंट और क्या फिर उसके बाद में तो क्या क्या प्रिंट क्या होगा? सर? क्या क्या प्रिंट होगा इसमें? ये प्रिंट होगा सर इसमें एक्शन, हाँ, और लाइन नंबर 7 भी एग्जीक्यूट होगी सर। हाँ हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट तो होगी, और हाँ वो उसके मान लिया। बाद हाँ आउटपुट सर, क्या उसमें आएगा? एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, हाँ, एक्सेप्शन आ एक्सेप्शन गई यहाँ आएगा पे। ना सर। और फिर वो कैच ब्लॉक में जाएगा, तो कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी, हैंडल करेंगे हम उसको। कौन सी, इस और फिर वाले में? उसके बाद फाइनली ब्लॉक में इस वाले नहीं केस में सर, हैंडल करेंगे? लाइन नंबर नहीं सर, 19 लाइन आउटर कैच ब्लॉक में, नंबर आउटर आउटर कैच, कैच ब्लॉक। अच्छा यहाँ पे करेंगे, ओके। फिर ये फिर वाला। फाइनल ब्लॉक, ठीक यही वाला। हाँ ठीक सर। है, अच्छा और कोई सी और किसी का कोई व्यू आउटपुट में चेंज होगा या नहीं होगा? हर्ष सर इनर ट्राई ब्लॉक भी तो एग्जीक्यूट होगा उसमें, ये इतना ही थोड़ी ना सर, इनर भी नहीं होगा। देखो, इनर जब भी, जहां पे मैंने क्या बताए थे, जहां पे भी एक्सेप्शन आ जाती है, जहां पे भी, अब इस आउटर ब्लॉक है, अब इस लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो वहीं से आपका प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है और कैच ब्लॉक में कंट्रोल पहुंच जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ही आ गई पहले ही, इनर ट्राई ब्लॉक तक पहुंचा ही नहीं, तो यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और कैच ब्लॉक में आ जाएगा। नहीं, मैं सोच रहा था जैसे एक्सेप्शन हैंडल कर दिया अपन ने कैच ब्लॉक में, तो एक्सेप्शन पूरी होने के बाद फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा उसमें नहीं इनर ट्राई नहीं ब्लॉक। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल एक बार आ गया नीचे तो लौट के नहीं जाता ऊपर, जब तक कि हम उसको रिटर्न स्टेटमेंट ना दें। एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, वो हमको करना पड़ता है। ठीक है, वो शायद इसमें भी काम नहीं करता है आपके इसमें ट्राई कैच में। ठीक है, तो आपका कंट्रोल लौट के नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ओके। था, मैंने एक बताया था कि जैसे अगर जहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं उसके बाद अगर हम कोई स्टेटमेंट भी लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहाँ से एक्सेप्शन आती है वहीं से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल चला जाता है कैच ब्लॉक में। उस ट्राई के ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग जो भी कैच ब्लॉक होगा उसमें कंट्रोल चला जाता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, उसके बाद इनर ट्राई ब्लॉक में नहीं जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन यहीं पे आ गई। यहीं से आपका प्रोग्राम कैच ब्लॉक में चला जाएगा और कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले तो आउटर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, उसके बाद कैच ब्लॉक में चला जाएगा, कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आउटर ट्राई ब्लॉक दो बार क्या प्रेस कर रहा है? आउटर ट्राई ब्लॉक, इनर ट्राई ब्लॉक, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैसेज आता है ना, आउटर कैच ब्लॉक, आउटर कैच ब्लॉक, इनर फाइनली ब्लॉक, इनर कैच।
ठीक है। तो आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर कैच ब्लॉक और आउटर फाइनली ब्लॉक, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ऐसा नहीं रहती है। ठीक। अब इसमें कुछ और चेंज करते हैं। अब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। इनर ट्राई ब्लॉक में हम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन आए। अब क्या आउटपुट होगा? बताओ हर साहब बताओ पहले। तो मेरे पास तो सर मैं बताऊं? हाँ आप बताओ पहले। तो फर्स्ट में आउटर ट्राई ब्लॉक ठीक है। एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वो और थोड़ा कर ऊपर करना सर थोड़ा। ठीक है। पर इनर ट्राई ब्लॉक की वो एक्सेप्शन है, उसमें क्या है? हाँ एक्सेप्शन ये आने हाँ दो। जीरो हाँ। जी है ना, जीरो। हाँ, फिर उसके बाद में इनर कैच ब्लॉक, फिर इनर फाइनल ब्लॉक, फिर उसके बाद में आउटर फाइनल ब्लॉक। आउटर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। आउटर कैच ब्लॉक और इनर फाइनल ब्लॉक ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आप वो क्या ये तो होगा सर, होगा इनर फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दीपा एरर आए तो ये सही है, यही आउटपुट आएगा? नहीं सर, तो जो आउटर फाइनल ब्लॉक आउटर कैच ब्लॉक है ना, तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, वो क्यों होगा? सर क्योंकि जो आउटर ट्राई ब्लॉक है उसमें एक्सेप्शन आ गई सर, तो वो भी तो हैंडल करेगा ना अपने कैच ब्लॉक में। नहीं ऐसा नहीं होता। हैंडल इनर ट्राई ब्लॉक है, उसकी एक्सेप्शन को इनर कैच ब्लॉक ही हैंडल करेगा, आउटर का काम नहीं है। वरना दो बार नहीं हैंडल हो जाएगी, एक यहाँ पे हैंडल एक यहाँ पे हैंडल, ऐसा नहीं होता। जिस ट्राई ब्लॉक की एक्सेप्शन होगी उसी का कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी होगी सर वही तो उसको। वो जो सर एक्सेप्शन तो आउटर ट्राई ब्लॉक में भी आ गई, तो सर वो उसको रन होना चाहिए ना कैच ब्लॉक को सर, नहीं जो तो आउटर कैच ब्लॉक है उसको। आउटर में नहीं आई है ना, ये इनर ट्राई ब्लॉक में आई है। जैसे अगर ऐसा होता तो अभी जब आउटर ब्लॉक में एक्सेप्शन आई थी तो आप बोल सकते थे कि इनर कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, जिस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई है उसी का कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सर इसमें फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा हाँ ना। जी, हाँ जी, फाइनली तो होता है, फाइनली होगा। एक्सेप्शन आई है ना, वो तो उसका अगर फाइनल ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही होना। हाँ जी, जिसका ट्राई ब्लॉक, अगर इनर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है तो इनर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इनर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो इनर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी ठीक है, तो आउटर ट्राई ब्लॉक, इनर ट्राई ब्लॉक, इनर कैच ब्लॉक, इनर फाइनली ब्लॉक और आउटर फाइनली ब्लॉक। आउटर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है दीपा? हाँ सर। ठीक है, जिस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी उसी का कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे इनर ट्राई कैच ब्लॉक काम करता है। ठीक है, अब ये जो ट्राई कैच हमने लिखा हुआ है, ये जो हमने ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक लिखे हुए हैं, इसको अगर हम चाहें तो कैच ब्लॉक के अंदर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी ट्राई के अंदर हम ट्राई कैच फाइनली लिख सकते हैं, कैच के अंदर भी हम ट्राई कैच फाइनली लिख सकते हैं और फाइनल के अंदर भी हम ट्राई कैच और फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस फ्लो वही चलेगा कि अगर आउटर ट्राई कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आई है तो आउटर कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। ठीक है, और उसका आउटर का फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर
इनर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई है तो इनर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इनर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर आउटर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर फ्लो समझ में आ गया तो कितने भी ट्राई ब्लॉक बना लो आपको क्लियर रहेगा। सर एक चीज पूछ रहा हूँ मैं, इसमें ऐसे फाइनली ब्लॉक के अंदर अपन ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं तो वो भी एग्जीक्यूट होते हैं कि नहीं? हाँ, उसी हिसाब से होगा जैसे फाइनली ब्लॉक के अंदर आपने लिखा। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक में जो ट्राई लिखा, अब जब फाइनली आएगा तो फाइनली का ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, ट्राई एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे अगर आप लिख लो फाइनली इनर ब्लॉक, ठीक है, फाइनली इनर ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद एक्सेप्शन आ जाएगी तो इसका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा फाइनली का। ठीक है, फाइनली का इनर ब्लॉक हो जाएगा और फिर फाइनली का ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा वही प्रोसेस चलेगी जो हम चलती है। ठीक है, फाइनली में ट्राई ब्लॉक लिखा था तो फाइनली इनर ट्राई ब्लॉक। ठीक है, और फाइनली के इनर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई, ये हाँ, ये फाइनली ब्लॉक था, फाइनली का ट्राई ब्लॉक था, फाइनली के ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो फाइनली के कैच ब्लॉक में चला गया, ये इसका कैच ब्लॉक है। ठीक है, तो फाइनली इनर कैच ब्लॉक, फाइनली इनर कैच ब्लॉक, और इसमें फिर से हमने एक फाइनली ब्लॉक लिखा हुआ है जो फाइनली इनर फाइनली ब्लॉक, फाइनल इनर फाइनली ब्लॉक और फिर आउटर फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो फ्लो वही चलेगा। आया समझ में? सर ओके, ठीक है, तो आपसे जो इनर ट्राई कैच ब्लॉक पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इनर ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, पूछ सकते हैं तो वो तो आप बता ही दोगे कि किसी भी ट्राई के अंदर ट्राई कैच फाइनली लिख सकते हैं, इसको इनर ट्राई कैच ब्लॉक बोलेंगे। बट मोस्टली क्या करता है इंटरव्यू, आपको प्रोग्राम बना के देगा ऐसा, वो आउटपुट पूछेगा आपसे। ठीक है, वो कुछ भी लिख सकता है, जैसे हमने लिखा वो ट्राई के अंदर ट्राई कैच फाइनली लिख सकता है, वो कैच के अंदर ट्राई कैच फाइनली लिख सकता है और फाइनली के अंदर भी ट्राई कैच फाइनली लिख सकता है, और वो आपसे आउटपुट पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप खुद से बना के देखना, आप खुद से ट्राई के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक, फिर उसको देखना उसका फ्लो कैसे चल रहा है, कौन सा कब एग्जीक्यूट हो रहा है, इनर कब हो रहा है, आउटर कब हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक थ्रो कीवर्ड होता है इसमें। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक थ्रो कीवर्ड होता है। थ्रो कीवर्ड क्या होता है? इफ एनी एक्सेप्शन इज रेज्ड, ऑकर और कम्स। ठीक है, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, मतलब कहना चाह रहे हैं हम, अगर कोई एक्सेप्शन आती है इनसाइड द मेथड, ठीक है, किसी भी मेथड के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आती है एंड दैट मेथड डोंट हैंडल द एक्सेप्शन, और वो मेथड है वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना नहीं चाहता या हैंडल नहीं करता, मतलब वो मेथड क्या करता है, ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं लिखता एक्सेप्शन को, मतलब जिस कोड में जो भी एक्सेप्शन आ रही है उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, बट दैट मेथड वांट टू थ्रो द एक्सेप्शन, देन वी यूज थ्रो कीवर्ड। मतलब किसी मेथड के अंदर, अब बेसिकली जो एक्सेप्शन आती है वो मेथड के अंदर ही आती है, जब हम कोड लिखते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। बट अगर किसी मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन आ रही है और अगर वो मेथड उसको हैंडल नहीं करता, ठीक है, या फिर हम कहें हम उस मेथड में उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते, हम चाहते हैं हम उस एक्सेप्शन को थ्रो कर दें, थ्रो का मतलब फेंक दें, हम हैंडल नहीं कर रहे, तो उसके लिए यूज होता है थ्रो कीवर्ड। ठीक है, उसके लिए यूज होता है थ्रो कीवर्ड। कैसे? देखो समझो, एग्जांपल समझो, क्या है कि जैसे अर्थ हमने टेस्ट क्लास ली, एक मेथड बनाया क्या, एक डिवाइड मेथड बनाया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या चेक किया, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यदि y की वैल्यू 0 है, इफ y इक्वल टू 0, तो थ्रो कर दो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। कैसे थ्रो, हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैसे कर रहे हैं, हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू करके, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते कैसे बनाते हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसका रेफरेंस लेते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये हो गया हमारा मतलब ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, इसका टाइप ये होता है। तो जब भी हमको किसी एक्सेप्शन को थ्रो करना है, हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो कीवर्ड लगाते हैं, थ्रो, और उस ऑब्जेक्ट को जो एक्सेप्शन आने वाली है या आएगी उसका ऑब्जेक्ट थ्रो कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इफ ब्लॉक लिखा, इसमें हमने एक कंडीशन डाल दी, अगर y की वैल्यू 0 है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, एल्स मतलब अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो x को y से डिवाइड कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, तो हम इसका एक प्रोग्राम, चीज पूछ रहा हूँ हाँ हाँ सर, आपको तो पता कैसे चलेगा कि अपन इस मतलब एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसको थ्रो करना पड़ेगा? देखो क्या होता है कि अभी इस चीज का आगे आंसर आएगा थोड़ा। ठीक है, जब हम ये थ्रो कीवर्ड है, एक थ्रोज होता है। ठीक है, थ्रोज होता है, वो पढ़ेंगे हम, तो उसका आंसर इसमें है। हम कभी कभी क्या करते हैं, ठीक है, चलो इसको आगे ही बताऊंगा, तो जब थ्रोज क्लियर होगा थ्रो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अभी यहाँ पर समझ लो कि एक्सेप्शन को थ्रो करना है तो उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक, यस सर। इसी के बाद हम थ्रोज पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका हमें मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अगर एक्सेप्शन थ्रो करना है तो थ्रो कीवर्ड लगाओ और उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें कंडीशन डाल दी कि अगर y की वैल्यू 0 है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, और y की वैल्यू 0 नहीं है तो डिवाइड कर दो। ठीक है, और हमने इस मेन मेथड के अंदर से ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से हमने ये मेथड कॉल किए, डिवाइड मेथड, उसमें 2 पैरामीटर पास किए, 10 और 0। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। कौन सी एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, किस कहाँ पे आ रही है, टेस्ट क्लास के डिवाइड मेथड में। ठीक है, और कहाँ से इसका इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, टेस्ट क्लास के मेन मेथड से, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है, टेस्ट क्लास का मेन मेथड। तो पहले मेन मेथड से कॉल हुआ है आपका डिवाइड मेथड, और डिवाइड मेथड में से एक्सेप्शन आई है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल ही सारा कुछ हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं डिवाइड, पब्लिक डिवाइड इंट एक्स कॉमा इंट वाई, हमने 2 पैरामीटर पास किए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कंडीशन डाल दी, इफ y की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या मैसेज था, अच्छा थ्रो कर, अच्छा बाहर तो लिखिए, नहीं लिखा। तो थ्रो क्या करना है हमको, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है, थ्रो। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो सिंपली हम एल्स, ठीक है, एक्स और वाई को डिवाइड कर देते हैं। अब इस मेथड को कॉल करना है, तो कॉल करने का सिंपल तरीका है, ऑब्जेक्ट बना लो। अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करना है, तो कैसे कर सकता हूँ हर्ष? स्टैटिक होगा तो फिर क्लास के नाम से हो जाएगा डायरेक्ट एक तो। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं स्टैटिक बना देता हूँ इस मेथड को, तो मुझे क्लास के, देखो स्टैटिक मेथड है तो आपको अगर कहीं और कॉल कर रहे हो तो आपको क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो, बट अगर स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के ही अंदर आप कॉल कर रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लास के नाम की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्लास के नाम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा मेन मेथड है वो स्टैटिक है। ठीक है, और स्टैटिक के अंदर से मैं स्टैटिक करा रहा हूँ, तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो क्या आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने इसको थ्रो की, मैंने इसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं की, मैंने थ्रो की। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे इसकी वैल्यू कुछ दे दूं तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड का मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पे कुछ आया जहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि अगर y की वैल्यू 0 हो तो आप एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट मत करो, आप यहीं से एक्सेप्ट थ्रो कर दो। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको थ्रो को कीवर्ड नहीं देता
अगर मैं थ्रो एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो नहीं करता, एक्सेप्शन थ्रो करने से होता क्या है, आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है बंद हो जाता है और एक तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कोई मैसेज डाल दूँ, ठीक है, ठीक है, तो इस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, नहीं सॉरी नहीं होगा, इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब हमारी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो नहीं हो पाएगी, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। सॉरी, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक चल गया, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कोई एक्सेप्शन हमको थ्रो करना है तो हम यूज करेंगे थ्रो का, ठीक है। जब भी हमें कोई एक्सेप्शन थ्रो, हमको लगता है कि इस कंडीशन की वजह से एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। बेसिकली जो थ्रो कीवर्ड होता है वो हमेशा थ्रोज के साथ यूज होता है, ठीक है, तो थ्रोज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड आपने समझ लिया, थ्रो का मतलब होता है एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। अगर हम हैंडल नहीं कर रहे हैं किसी भी एक्सेप्शन को और उसको थ्रो करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड में से, तो थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, इतना समझ लो बस, इतना कि थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब थ्रोज कीवर्ड पढ़ते हैं, ठीक। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, इफ एनी एक्सेप्शन रेज इन एनी मेथड, इफ एनी एक्सेप्शन रेज का मतलब आना, ठीक है, अगर किसी मेथड में कोई एक्सेप्शन आती है एंड दैट मेथड डोंट हैंडल द एक्सेप्शन, अब वो मेथड जो है, जिस मेथड में आ रही है एक्सेप्शन, वो मेथड उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है, बट दैट मेथड वांट्स टू पास और डेलीगेट द एक्सेप्शन टू इट्स कॉलर मेथड, ठीक है। बट वो मेथड क्या चाहता है कि मेरे में अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है, मेरे में अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है तो मैं हैंडल तो नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेथड मुझे कॉल कर रहा है वो हैंडल करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉलर मेथड कौन सा है, ये डिवाइड मेथड है, ये मेन मेथड है, इसमें से कॉलर मेथड कौन सा है, मैन मेथड। मेन मेथड। क्यों? क्योंकि मेन मेथड से हम डिवाइड मेथड को कॉल कर रहे हैं। जैसे मम्मी आपको बुलाती हैं तो बुलाने वाला कौन हुआ, आपकी मम्मी, तो मम्मी कौन हुई, कॉलर, ठीक है, आपको बुलाने वाली, ठीक है, तो मेन मेथड है। ऐसे ही अभी तो मेन मेथड में से कॉल कर रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ पे एक और मेथड लिख दें, ठीक है, यहाँ पे उस मेथड के अंदर से इसको कॉल कराएं। तो सीधा सा मतलब है, सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर किसी मेथड में कोई एक्सेप्शन आ रही है और वो मेथड उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा है और कह रहा है कि मैं हैंडल नहीं करूंगा, जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, ठीक है, तो क्या करता है, अब वो हैंडल उसको करना नहीं, तो वो बताएगा कैसे कॉलर मेथड को कि भाई मेरे अंदर एक्सेप्शन आए तो तुझे हैंडल करनी है। कैसे बताएगा, वो बताएगा थ्रोज कीवर्ड का यूज करके। क्या बताएगा, थ्रोज कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। कैसे, ठीक है, कैसे वो उसको वो क्या करेंगे हम कि जिस मेथड में एक्सेप्शन आने वाली है वो हैंडल नहीं कर रहा है, तो उस क्या देखो आगे पढ़ो क्या लिखा है, वी यूज थ्रोज कीवर्ड इन मेथड सिग्नेचर, हम मेथड के सिग्नेचर में थ्रोज कीवर्ड लिख देंगे और उसके साथ उस एक्सेप्शन का नाम जिसको वो मेथड क्या करेगा, हैंडल नहीं कर रहा, उसको थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो उसका कॉलर मेथड होगा, सिग्नेचर मतलब क्या, जैसे ये मेथड है, अगर ये मेथड जो है कोई एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन आती है कोई और वो हैंडल नहीं करता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लगा देंगे, थ्रोज कीवर्ड लगा देंगे और उस एक्सेप्शन का नाम लिख देंगे कि भाई, ठीक है, तो ये मेथड इस समय क्या बता रहा है, ये मेथड ये बता रहा है कि इस मेथड के अंदर अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है तो ये मेथड हैंडल नहीं करेगा,
कौन हैंडल करेगा? इसका कॉलर मेथड। कॉलर इस समय कौन है? मेन मेथड। तो मेन मेथड इसको हैंडल करेगा। तो थ्रोज ये ऐसे लगाते हैं। तो थ्रोज के बाद हम एक्सेप्शन का नाम लिख देते हैं, जिससे इसके कॉलर मेथड को पता चल जाता है कि अगर इस मेथड के अंदर ये वाली एक्सेप्शन आती है तो मुझे हैंडल करना है। आ रही है बात समझ में? हर्ष, दीपा, यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या हो सकता है। सर एक चीज पूछूं, हाँ जी पूछो। जैसे अपन कोई एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं तो वो कोई मेथड इसको हैंडल करता है कि वो डायरेक्ट बाहर हो जाती है उसमें? मैं वही बता रहा हूँ आगे पूरी कहानी सुन लो। देख, अब क्या होगा? द कॉलर मेथड में हैंडल these exception or caller method can pass the exception to its caller method using throws keyword। देखो इसको और समझो। हम क्या करते हैं, सिंपली इन सबको हटाते हैं। अब एक तो हाँ, यहाँ पे हमने कर दिया M1, ठीक है। पब्लिक वॉइड M, एक M1 मेथड लिया, पब्लिक वॉइड M। अच्छा, अब M2 क्या कर रहा है? तो एक्सेप्शन हम ऐसी एक्सेप्शन क्या कैसे देते हैं, जैसे मान ले क्या किया, जो M1 मेथड है वो थ्रो कर रहा है आयो एक्सेप्शन, ठीक है। अब अगर M1 मेथड को मैं M2 के अंदर से कॉल कराता हूँ, ठीक है, M1 के अंदर से M2 कॉल कराता हूँ, तो M1 के क्या बोल रहा है? यहाँ पे एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये बोल रहा है, देखो दो चीजें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एड थ्रोज क्लॉज, ठीक है, या फिर सराउंडेड विथ ट्राई कैच ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि इस मेथड में एक्सेप्शन आएगी तो या तो इस मेथड को जब आप कॉल कर रहे हो इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखो, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं इसमें से। तो इस मेथड की जो भी एक्सेप्शन आएगी, इसने तो हैंडल की नहीं, इसने थ्रोज कीवर्ड लगा दिया और बोल दिया कि मेरे अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगी वो मुझे कॉल करने वाला मेथड हैंडल करेगा। तो M1 मेथड को कौन कॉल कर रहा है? M1 मेथड को कॉल कौन कर रहा है? M2। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है इसकी एक्सेप्शन की हैंडल करने की? M2 की, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि ऐसे हैंडल कर लो, ट्राई कैच में लिख दो एक्स, ठीक है। तो इसकी एरर चली गई क्योंकि M2 के अंदर इसने हैंडल कर लिया, M2 ने हैंडल कर लिया क्योंकि जिम्मेदारी M2 की थी। M1 ने थ्रो कर दिया, M1 ने हैंडल नहीं की, M2 ने हैंडल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे M2 बोल दे कि भैया मैं भी हैंडल नहीं करूँगा, मेरे पे भी हैंडल नहीं होगी, जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल कर ले। तो इसने भी क्या किया? इसने भी थ्रोज लगा दी और कह दिया जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल कर लेना। भाई साहब ठीक है, आगे बढ़े। मेन मेथड से हमने M2 को कॉल किया। अब किसकी जिम्मेदारी है एक्सेप्शन को हैंडल करने की? मेन मेथड की, क्योंकि मेन मेथड कॉलर हो गया M2 का। अब यहीं पे बात क्या आती है, मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो, द कॉलर मेथड में हैंडल these exception or caller method can pass these exception to its caller method using throws keyword। मतलब क्या था कि कोई मेथड जो इसको कॉल कर रहा है, या तो कॉलर मेथड इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर ले, या वो थ्रो करके अपने कॉलर मेथड को बोल दे कि भाई तू हैंडल कर। तो इसने इसको बोल दिया, इसने इसको बोल दिया। अब यहाँ पे मेन मेथड इसको हैंडल भी कर सकता है और इसको थ्रो भी कर सकता है, ठीक है। जैसे M2 ने क्या किया? M2 ने थ्रो कर दिया, हैंडल नहीं करी। अब यहाँ पे मेन मेथड के पास भी दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि या तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक को, सॉरी M2 को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखो
तो या तो स्टैटिक बनाना पड़ेगा हमको या ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। तो हम अभी स्टैटिक बना दें, ठीक है स्टैटिक बना दिया। फिर M1 को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अब वही तरीका, या तो इस M2 को ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लो, ठीक है, तो एरर चली जाएगी। हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा तो एरर चली गई। बट मेन मेथड भी कहने लगा, क्या बोलने लगा कि भैया मैं भी हैंडल नहीं करूंगा, जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल करे। तो इन भाई साहब ने भी क्या किया, लगा दिया थ्रो कि भैया M1 को कॉल किया, M2 M1 में कोई एक्सेप्शन थ्रो की, M1 को बोल दिया कि भाई मेरे अंदर एक्सेप्शन आ रही है तो मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल कर ले। M2 ने कॉल किया M1 को, एक्सेप्शन आई तो M2 ने भी बोल दिया भाई मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल कर ले। भैया मेन मेथड में आए, मेन मेथड ने भी बोल दिया मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे कॉल करे वो हैंडल कर ले। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेन मेथड को कौन हैंडल करता है, कौन कॉल करता है, मेन मेथड को कौन कॉल करता है? हेलो, आवाज आ रही है? सर मेन मेथड को कौन कॉल करेगा, वो ही सबको कॉल करता है। तो मेन मेथड को भी तो कोई कॉल करेगा। दीपा, हाँ, कौन कॉल करता है मेन मेथड को? आपकी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसी बातें कर रहे हैं यार, पढ़े लिखे होते। कौन कॉल करता है दीपा मेन मेथड को? JVM सर करते हैं। जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम को रन JVM करता है तो JVM तो कॉल करेगा मेन मेथड को। तो अगर मेन मैं, मेथड को सबसे हाँ हाँ सर। JVM रन करता है तो आपके प्रोग्राम को, तो JVM ही मेन मेथड को रन करेगा। तो अगर मेन मेथड में एक्सेप्शन आ रही है और मेन मेथड हैंडल नहीं कर रहा है, बोल रहा है मेरा कॉलर हैंडल करेगा, तो उसका कॉलर कौन हुआ, JVM। तो JVM हैंडल करेगा। JVM हैंडल कैसे करता है, JVM के अंदर एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म मतलब उसका तरीका होता है, उसके तरीका होता है हैंडल करने का। जैसे अपना तरीका है ट्राई कैच ब्लॉक लगा के, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका सिंपल सा है कि वो क्या करता है कि जो भी एक्सेप्शन आई है, जो भी एक्सेप्शन आ रही है, जैसे ये वाली आ रही है, उसका ऑब्जेक्ट बनाता है। JVM क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और जावा में एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, मतलब एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका होता है, उसको पकड़ा देता है कि ले भाई एक्सेप्शन आई है, कोई हैंडल नहीं कर रहा, तू संभाल। जैसे जब कोई मुसीबत आती है तो पहले हम अपने दोस्तों को बताते हैं, फिर मम्मी पापा, फिर भाई बहन को बताते हैं, फिर मम्मी पापा को बताते हैं, और जब कहीं नहीं सुधरती तो फिर क्या बोलते हैं, भगवान पे छोड़ देते। हारे का सहारा श्याम हमारा। ठीक है, तो डिफॉल्ट कौन है, हारे का सहारा श्याम हमारा। तो डिफॉल्ट क्या आता है कि जब किसी पर नहीं संभलती तो JVM के पास जाती है, और JVM के पास एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का मैकेनिज्म होता है, तो तरीका है जो कि जावा के लोगों ने बनाया है, जिन्हें जावा दी है, वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं। वो सिंपली क्या करता है, जो एक्सेप्शन आई है उसका ऑब्जेक्ट बनाता है और जो भी एरर मैसेज होते हैं उनको प्रिंट कर देता है। जैसे आईओ एक्सेप्शन आ रही है तो उसके रिगार्डिंग मैसेज डाल देगा आईओ एक्सेप्शन। जैसे हम लोग प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड कॉल करते हैं ना, तब हमारी कंसोल पे जो मैसेज प्रिंट होता है उसी तरीके से मैसेज वो प्रिंट कर देता है। कैच ब्लॉक में हम मैसेज प्रिंट करा रहे होते हैं कस्टम मेथड कॉल करा के, इंटरनली वो भी उसी तरीके से कुछ काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये थ्रोज की कहानी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रो कैसे काम कर सकता था, थ्रो न्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये मोस्टली जो थ्रो कीवर्ड होता है ना, अब देखो एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए काम तो आता ही आता है, प्लस जो थ्रो कीवर्ड होता है वो उस वक्त काम आता है जब हम खुद की एक्सेप्शन बना के थ्रो करते हैं।
खुद की एक्सेप्शन बना के थ्रो करते हैं, ठीक है। तो हमको अपनी एक्सेप्शन खुद का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उसको थ्रो करना होता है, उस समय सबसे ज़्यादा काम आता है थ्रो, ठीक, पहली बात। और जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में तो सबसे कम यूज़ होता है थ्रो का, सबसे ज़्यादा काम होता है ट्राई कैच ब्लॉक का और थ्रो का, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है काम पड़ेगा नहीं आपको, आपको काम पड़ेगा बट कम काम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप थ्रो करोगे, ठीक है। यहाँ पे मेथड भी जैसे थ्रो करोगे तो मेथड हैंडल नहीं कर रहा तो थ्रोज के पास जाएगी, थ्रोज कहेगा भैया मेरे कॉलर मेथड के पास जाओ, वो हैंडल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल एक्सेप्शन इन थ्रोज क्लॉज विथ कॉमा सेपरेटेड, मतलब हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन नहीं, हम कई सारी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक साथ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, हम कॉमा लगा लगा के एक मेथड कई सारी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, ठीक है। इवन पहली चीज, और दूसरा एंड इट कैन बी यूज विथ मेन मेथड आल्सो, मतलब हमारा मेन मेथड भी एक साथ कई सारी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। क्लियर है? ये दोनों साथ में यूज होते हैं क्या, थ्रोज और थ्रो? मोस्टली नहीं अलग, नहीं इस मोस्टली पर थ्रोज का काम अलग, थ्रोज का काम अलग होता है कि है, एक ही है? सर थ्रो का काम है, देखो हाँ थ्रो का काम है एक्सेप्शन आई उसको इस मेथड के बाहर फेंकना, और थ्रोज का काम है एक तरीके से इस मेथड को उस मेथड तक पहुंचाना जो उसको कॉल कर रहा है, ठीक है, कॉलर मेथड तक पहुंचाना, कॉलर मेथड तक, ठीक है। तो काम अलग अलग हुआ ना सर सर इस चीज का? सर इसको यहाँ हाँ थ्रू करा लिया, मतलब हाँ लाइन नंबर 5 पर, हाँ तो फिर हम इसको मतलब और आगे क्यों पहुंचा रहे हैं जब ये यहीं पर थ्रो हो गई तो? यार अब इसको मतलब हैंडल, हैंडल हो गई ना सर लाइन नहीं नंबर 5 पर तो। हैंडल नहीं हुई, देखो हैंडल नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ थ्रो हुई है, हैंडल नहीं हुई है, हैंडल इसकी वजह से हुई है, अगर थ्रोज नहीं लगाओगे तो कॉलर मेथड तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, कॉलर मेथड तक पहुंचेगा ही नहीं बात, ठीक है। ये क्या बोल रहा है आप देखो, सर थ्रो कीवर्ड का यूज क्या, मतलब थ्रो कीवर्ड का यूज क्या है, मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करना है कि हैंडल मतलब करना उसको नहीं, आगे पहुंचाना है? वो मतलब अगर तुम हैंडल नहीं करना चाह रहे हो, फेंकना चाह रहे हो, मतलब एक्सेप्शन को उस मेथड में हैंडल नहीं करना चाह रहे हो तो उस मेथड के बाहर फेंक दो, बाहर कैसे पहुंचाओगे, मतलब किसी भी सर थ्रोज करके? थ्रोज का काम समझ लो, कॉलर मेथड थ्रोज का काम समझ लो हैंडल करना, मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है किसी और को कि भाई तुम हैंडल कर लो कि मेरे अंदर एक्सेप्शन थ्रो हो रही है मेरे अंदर से, ठीक है। तो जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, थ्रो का काम है सिर्फ थ्रो करना, उसका काम हैंडलर मेथड तक पहुंचाना नहीं है एक्सेप्शन को, थ्रोज का काम है जो एक्सेप्शन आई है और जो इसको कॉलर, इसका कॉलर मेथड है उस तक एक्सेप्शन को लेके जाना कि भाई ये एक्सेप्शन मेरे अंदर से थ्रो हुई है, इसको हैंडल कर लो। सर अब अगर मतलब अगर मैं हैंडल ना करूं, देखो अगर मैं हैंडल ना करूं, मैं सिर्फ थ्रो कर दूं तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो थ्रो होके जाएगी कहाँ फिर, मतलब थ्रो के इसका वो जो है, प्रोग्राम बाहर निकल जाएगी? इसका हाँ इसका जो इसका जेबीएम है शायद वो हैंडल करेगा इसको, अगर थ्रो करेंगे तो, अब ये चक्कर अभी है। जब थ्रोज कीवर्ड का यूज किया था तब हमने थ्रो नहीं लगाया था, तब हाँ कोई एरर तो आ नहीं देखो रही थी, वो अपने आप जा रही थी ना सर वो? अब भी नहीं आ रही, ठीक है। अब क्या अच्छा देखो, हाँ। अब क्यों नहीं आ रही, उसका भी रीजन है, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन कैसी है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन है, चेक्ड है अनचेक्ड है, कौन सी सर? चेक्ड है, चेक एक्सेप्शन? चेक्ड नहीं है अनचेक्ड है, सर अनचेक्ड होता तो कंसोल पर आता ना, कंसोल पे आया है चेक्ड ना, हो रहा है तो मतलब यहाँ। ये रन टाइम पे आया ना, अनचेक्ड है ना, हाँ सर अनचेक्ड है। ठीक है, ये अनचेक्ड है, इसीलिए अनचेक्ड एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं दे रहा, जो मैंने आईओ एक्सेप्शन लिखी थी हाँ वो सर। चेक्ड एक्सेप्शन थी, ठीक है। तो यहाँ से आपने थ्रो किया, देखो एक तो एक्सेप्शन आ गई, ठीक है,
बट अगर मैं चाहता कि हैंडल कर लूँ, यहाँ पे हैंडल ना करके किसी मेथड में हैंडल कर लूँ, तो मैं थ्रोज कीवर्ड लगा देता। थ्रोज कीवर्ड कहता है कि भाई अगर आपने थ्रो लगा दिया तो अब वो हैंडल नहीं हो सकती, आपने थ्रो तो कर दी, अब हैंडल कहाँ करोगे। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। थ्रो का मतलब एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, और थ्रोज का मतलब जो एक्सेप्शन आई है उसको नेक्स्ट जो इसका कॉलर मेथड है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कि भाई मैंने हैंडल नहीं किए, आप हैंडल करो। ठीक है सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा हाँ जी। सर, जैसे थ्रोज लगा के अपन थ्रोज लगाते हैं उसमें, तो वो कॉलर मेथड पर पहुंच जाती है एक्सेप्शन, हाँ और थ्रो करते हैं तो वो थ्रो वाली एक्सेप्शन आगे हैंडल करते हैं कहीं जाके, या फिर वो बाहर हो जाती है वो उस प्रोग्राम से। वो बाहर हो जाती है, वो ओके, बस यही कंफ्यूजन था इसमें। वो बाहर हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल सिंपल जो मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको। बस एक टेस्ट क्लास ली है, M1 मेथड लिया, थ्रोज एक्सेप्शन की, यहाँ से आप थ्रो कर दो एक्सेप्शन को और यहाँ से कॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन मेथड जो है ठीक है। हियर M1 मेथड इज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, जो M1 मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है एंड नॉट हैंडलिंग, और हैंडल नहीं कर रहा है। सो वी यूज थ्रोज कीवर्ड सेइंग इट्स कॉलर मेथड। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, इसकी कॉलर मेथड को बताने के लिए, विच इज मेन मेथड। इसका कॉलर मेथड कौन सा, मेन मेथड विल हैंडल द एक्सेप्शन। सो नाउ in main method we should write M1 method either try catch block और you can use throws कीवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो M1 मेथड पे थ्रोज कीवर्ड लगाया हुआ है वो मेन मेथड को बताने के लिए बताया है, क्योंकि मेन मेथड इसका कॉलर मेथड है, तो मेन मेथड को ये बताने के लिए बताया है, लगाया है कि ये जो एक्सेप्शन आ रही है इसको आप हैंडल करो। ठीक है, आपके जिम्मे है इसको हैंडल करना। तो यहाँ पे यू कैन यूज थ्रोज कीवर्ड ऑन मेन मेथड, so the caller of main method which is JVM will responsible to handle the exception and JVM use default exception handling। ठीक है, क्योंकि या तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखो M1 मेथड को इसके एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, अदरवाइज मेन मेथड पे आप थ्रोज कीवर्ड लगा दो, जिससे क्या होगा इसका जो कॉलर मेथड होगा जो कि JVM होता है मेन मेथड का कॉलर, वो इसको हैंडल करेगा। वो हैंडल कैसे करता है, इसकी डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म होती है इसमें जावा में, उसका यूज करके। ठीक है, क्लियर है। हेलो अब इसके तीन छोटे मैंने एग्जाम मतलब इसका डिफरेंस लिया, थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू थ्रो द एक्सेप्शन टू इट्स कॉलर। थ्रोज कीवर्ड का काम होता है इसके कॉलर को थ्रो करने के लिए, जो इसको कॉल करेगा उस तक एक्सेप्शन पहुंचाने के लिए, और थ्रो कीवर्ड का काम होता है कि जो मेथड है उससे थ्रो करा देने के लिए। ठीक है, जो मेथड है उससे पूरी तरह थ्रो करा दो, और थ्रो का काम होता है जो एक्सेप्शन है उसको पकड़ के उसकी कॉलर मेथड तक पहुंचाना। ठीक है, थ्रो इज यूज विद इन द मेथड। थ्रो का काम, थ्रो कहाँ पे यूज करते हैं, मेथड के अंदर। थ्रोज कीवर्ड इज यूज इन मेथड सिग्नेचर। थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं मेथड सिग्नेचर में। ठीक है, यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, हम मल्टीपल एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर सकते एक साथ। यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, एग्जाम्पल थ्रोज आयो एक्सेप्शन एस, मतलब जैसे हम यहाँ पे थ्रो करा रहे हैं और हम सोचे एक और एक्सेप्शन को थ्रो कर दें इसके नीचे, तो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो थ्रोज कीवर्ड में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, और थ्रोज में हम कई सारी एक्सेप्शन को इसके कॉलर के पास थ्रोज कर सकते हैं। क्लियर है। यस सर।